आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मशोबरा में राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ट्यूलिप गार्डन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति शिमला स्थित राजभवन में हिमाचल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन में भी होंगी शामिल। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू शिमला के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से करेंगे संवाद। राष्ट्रपति मुर्मू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय उन्नत उद्यम संस्थान भी जाएंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्ली में आज सामाजिक एकजुटता अभियान संगठन से समृद्धि अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि अभियान के शुभारंभ पर रहेंगे उपस्थित। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज राजधानी नई दिल्ली में राज्य सड़क परिवहन निगमों के चालकों को राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन रोड सुरक्षा पुरस्कार करेंगे प्रदान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुंबई से सटे पालघर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार से घिरे दलों में महागठबंधन को जनता नकार देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर भी कहा कि जो लोग योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, दरअसल उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इसके साथ ही भाजपा ने अब राज्य की 224 विधानसभा सीट में से 222 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने पहले सूची में 189 और दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। राज्य की बाकी बची 2 सीटों पर भी जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इससे पहले सोमवार को चंद्रकांत पाटिल ने गुलबर्गा स्थित उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और अन्य नेता रहे मौजूद। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कनकपुर निर्वाचन क्षेत्र से भरा अपना नामांकन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन किया दाखिल। कर्नाटक में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने विभिन्न वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए लेनदेन की निगरानी की शुरू। इलेक्शन कमीशन बैंक खातों से बड़ी मात्रा में छोटी राशि के हस्तांतरण पर डेटा इकट्ठा कर करेगा इसका विश्लेषण। इलेक्शन कमीशन इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, रिजर्व बैंक, बैंकर समिति और सभी ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ कर रहा है चर्चा। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद भाजपा ने बोला हल्ला। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने सोमवार को शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों को सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने रोका तो वो सड़क पर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब नीति मामले में दोषी। सीबीआई ने रविवार को 9 घंटे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से 56 सवाल किए। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को ईमानदार बता रहे हैं। इसी का विरोध करने के लिए भाजपा सड़कों पर उतरकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली विधानसभा के सत्र के सियासी दुरुपयोग को लेकर भी सियासी घमासान तेज। सोमवार को दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर आमने सामने। उपराज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने के मामले में केजरीवाल सरकार पर गंभीर प्रक्रियात्मक चूक का किया दावा। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक नियमों और अधिनियम के अनुसार सदन 29 मार्च 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नया सत्र बुलाने के लिए पहले मौजूदा सत्र का सत्रावसान किया जाना जरूरी होता है। एलजी की ओर से दिल्ली सरकार से
विशेष सत्र का एजेंडा भी बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं दिया गया। एलजी कार्यालय ने कहा कि केजरीवाल की कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा मौजूदा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल केवल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मन मुताबिक विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और इसमें अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर चलाते हैं, जबकि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। वहीं ईडी के आरोपों के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर याचिका में दिल्ली की एक विशेष अदालत आज करेगी सुनवाई। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में शराब घोटाला मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक इसे बढ़ाया है। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करेंगे। साथ ही इस मामले में 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आज से सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में लगभग 20 याचिकाकर्ता हैं। इससे पहले समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र ने एक नई एप्लीकेशन दायर कर याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए। केंद्र ने कोर्ट से कहा विधायिका की अंततः जवाबदेही नागरिकों के प्रति। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतिम रोक। सुप्रीम कोर्ट अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर 24 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि उनका इस कथित घोटाले से कोई संबंध नहीं। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक वाराणसी में शुरू हो गई। आज बैठक का दूसरा दिन 3 दिवसीय बैठक कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग और कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित। G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि इस बैठक में ले रहे हैं भाग। खास बात है कि G20 से संबंधित 100वीं बैठक के पहले दिन मिलेट्स का महत्व बताने के लिए बेहद दिलचस्प मिलेट्स एग्जीबिशन लगाई गई। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में बाजरा और अन्य प्राचीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव। महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा भारत सरकार वाराणसी से पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख रही है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में जारी। 3 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन। बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए जवाबदेह, समावेशी और न्याय संगत तंत्र पर जोर दिया गया। शेरपा ट्रैक के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 19 अप्रैल तक चलेगी। बैठक में भारत की ओर से निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए सोमवार को केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक ने कहा कि गोवा पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर। उन्होंने कहा कि डेलीगेट्स गोवा के पारंपरिक समग्र आयुर्वेद का अनुभव जो है उसका लाभ उठाएंगे। हैदराबाद में चल रही है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज, जिसका दूसरा दिन है। 3 दिवसीय बैठक में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग जैसे विषयों पर बैठक में चर्चा संभावित। सोमवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि भारतीय अंत्योदय की भावना के साथ आगे बढ़ा। भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी डिजिटल इनोवेशन की कहानी है। वहीं संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि आज भारत के 96% गांव 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5G तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। देश के कुछ भागों में कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश भर से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,111 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 6,313 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 60,313। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.94%। देश भर में कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करी जाए तो वो 8 से ज़्यादा है और अब तक कोरोना के 92 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जांच की जा चुकी है। पिछले दिन में कोविड के 1,08,000 से ज़्यादा मामले जो थे उनकी जांच की गई। मौसम विभाग की माने तो बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव का अनुमान जाहिर किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की।
आगे 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रेल के माल भाड़ा राजस्व में 15% की वृद्धि, इस वृद्धि के साथ 1,62,000 करोड़ पर यह पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल का यात्री राजस्व भी 61% के साथ 63,000 करोड़ के पार। रेलवे ने 1 लाख करोड़ रुपए में अगर देखा जाए तो अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने में से निवेश किया है। वर्ष 2022-23 में रेलवे ने 6,600 करोड़ से ज्यादा निवेश से 6500 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। भारत सरकार ने 8,000 करोड़ मूल्य की 7% से ज्यादा की सरकारी प्रतिभूति 2028 की बिक्री की अधिसूचना जारी की। सामान्य मूल्य पद्धति का उपयोग कर मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से होगी इन प्रतिभूतियों की बिक्री। नीलामी में 14,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति 2033 और 11,000 करोड़ मूल्य की सरकारी प्रतिभूति 2052 की भी होगी बिक्री। भारत सरकार के पास इन प्रतिभूतियों के लिए 2,000 करोड़ तक का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प 21 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक कराएगा ये नीलामी। तुअर और उड़द के भंडार की वास्तविक स्थिति के बारे में निरीक्षण करने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 राज्यों को किया दौरा। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने बताया विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी है बातचीत। इन अधिकारियों ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का किया दौरा। अधिकारियों ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर मिलर मालिकों, व्यापारियों, आयातकों और बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ बैठक की आयोजित। मार्च 2023 में WPI पर आधारित महंगाई की दर वार्षिक अगर उसकी दर की तुलना की जाए तो वो 2022 के हिसाब से 1.34%, जबकि फरवरी 2023 में ये आंकड़ा 3.85% था। मार्च 2023 में महंगाई की दर गिरावट मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मूलभूत जो धातु थे, खाद्य उत्पाद, गैर खाद्य वस्तुएं, प्लास्टिक के उत्पाद, प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी की वजह से हुई। यूपीआई की अगुवाई में डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और प्रीपेड कार्ड के जरिए 2022 में करीब 150 लाख करोड़ रुपए के 87 अरब से ज्यादा के लेन देन किए गए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपनी सरकार को यूनियंस के साथ बातचीत शुरू करने की सलाह दी है। मैक्रो का यह बयान रिटायरमेंट उम्र के बदलाव की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए जो प्रदर्शन है उसके बाद आया। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री काम की परिस्थितियां, कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर उपाय प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि बदलावों को व्यापक जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। वहीं फ्रांस की सबसे बड़ी यूनियन CFDT के प्रमुख लॉरेंट बर्जन ने मैक्रो की भाषण को बताया पूरी तरह से खाली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण देश में गुस्से को दूर करने में रहा विफल। राष्ट्रपति मैक्रो के भाषण के दौरान पेरिस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं उनके खिलाफ नारे। पेरिस के डेथ एरोंडेंसमेंट टाउन हॉल के बाहर प्रदर्शनकारी हुए इकट्ठा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और उनके ब्रिटिश समकक्ष बेन वॉलिस ने की बैठक। ऑस्ट्रेलिया की परमाणु पनडुब्बी को देना और यूक्रेन की सैन्य मदद करने का इस बैठक में रहा प्रमुख एजेंडा। सचिव ऑस्टिन ने ऑकस गठबंधन की तरफ से एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रति जताई प्रतिबद्धता। वहीं मंत्री वेलेस ने गठबंधन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की तारीफ की। सऊदी अरब ने यमन के 104 कैदियों को किया रिहा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और सऊदी अगुवाई वाले गठबंधन ने कहा यमन के संघर्ष को समाप्त करने के लिए जारी बातचीत के समर्थन के लिए रिहाई की गई है। सऊदी और हूती अधिकारियों के बीच शांति वार्ता के बीच विश्वास विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान ICRC की देखरेख में 3 दिवसीय ऑपरेशन में 900 बंदी किए गए रिहा। अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मैनहट्टन में चाइना टाउन में चीनी गुप्त पुलिस स्टेशन संचालित करने के आरोप में न्यूयॉर्क के 2 निवासियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए शख्स लू जियानवांग और चेन जिंगपिंग है।
गिरफ्तार किए गए 2 लोगों पर अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किए बिना चीनी सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का और साजिश रचने के साथ साथ न्याय में बाधा डालने का आरोप। हालांकि ब्रुकलिन संघीय अदालत ने शुरुआती पेशी के बाद उन्हें बॉन्ड पर किया रिहा। अमेरिकी न्याय विभाग अमेरिका में रहने वाले राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दमन की जांच कर रहा है तेज। प्रोसिक्यूटर्स ने 34 चीनी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से टोल फॉर्म चलाने और लोगों को ऑनलाइन परेशान करने के आरोपों का किया खुलासा। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में यूक्रेनी गेहूं के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर हुई बातचीत। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन को मदद की जरूरत, लेकिन मदद की कीमत सभी यूरोपीय देशों में फैलनी चाहिए। पोलैंड के कृषि मंत्री रॉबर्ट टेलिस ने कहा कि ट्रांजिट के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन हम गारंटी चाहते हैं कि बाजार को असर करने वाले उत्पादों में पोलैंड में पीछे से नहीं छोड़ा जाएगा। पोलैंड और हंगरी ने 15 अप्रैल को की थी यूक्रेन से आने वाले कुछ आयात पर प्रतिबंध की घोषणा, जिसके बाद स्थानीय किसानों ने उत्पादों की कीमतें जो थी उसके चलते दिखाई थी नाराजगी। अफ्रीकी देश सूडान के अर्धसैनिक बल और सेना के बीच अब भी संघर्ष जारी। सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने सूडान में प्रतिद्वंदी गुटों के बीच 3 दिनों की लड़ाई में कम से कम 185 लोगों के मारे जाने की सूचना, 1800 से ज्यादा हुए घायल। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने। ये मुकाबला हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले दोनों मैच जीते। आज के मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ हैट्रिक लगाने पर। आईपीएल के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 रन से हरा दिया। आरसीबी की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों अपने होम ग्राउंड पर हार का मुंह देखना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेवॉन कॉनवे और शिवम दुबे ने विस्फोटक पारी खेली। चेन्नई के खिलाफ मैच में आरसीबी के कप्तान फैफ डु प्लेसिस और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की। मैक्सवेल 36 गेंद पर 76 रन बनाकर आउट हुए और फैफ डु प्लेसिस 33 गेंद पर 62 रन बनाकर लौटे पवेलियन। तेज गेंदबाज मोहसिन खान आईपीएल 2023 के लिए शेष मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल होने के लिए तैयार। मोहसिन चोट के कारण शुरुआती दौर के मैचों से रहे बाहर। आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने पहले टेस्ट की पहली बारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस पारी में श्रीलंका की तरफ से 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाने में पाई सफलता। इसी के साथ श्रीलंकाई टीम टेस्ट फॉर्मेट में किसी मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा 4 बार 4 शतक लगाने वाली दूसरी टीम बनी। मोहसिन कंधे की चोट के कारण एलएसजी के लिए आईपीएल 2023 के पहले 5 मैचों में नहीं खेल पाए थे। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 में लखनऊ को मिली सफलता में मोहसिन खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरुष हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन 3 से 12 अगस्त के बीच चेन्नई में किया जाएगा। ये इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का 7वां संस्करण। चेन्नई ने आखिरी बार 2007 में एशिया कप के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। लंदन ओलंपिक में कोरियाई महिला टीम और व्यक्तिगत महिला का स्वर्ण पदक दिलाने वाले बैक वूंग की एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों के वो नए कोच होंगे। इसके बाद उनका अनुबंध पेरिस ओलंपिक तक के लिए बढ़ाया जाएगा। विश्व चैंपियनशिप से पहले अभ्यास शिविर में हिस्सा लेने के लिए भारत के 19 सदस्यीय पुरुष मुक्केबाज टीम ताशकंद पहुंच चुकी है। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दल की अगुवाई 6 बार की एशिया चैंपियनशिप के पदक विजेता शिव थापा और 2019 में एशिया चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक बोरिया करेंगे। आगामी एक्शन फिल्म छत्रपति अभिनेता श्रीनिवास बेलमकोंडा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी अभिनेत्री नुसरत भरूचा। ये फिल्म छत्रपति की हिंदी रीमेक, जो कि बेलमकोंडा की पहली हिंदी फिल्म है। मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ के निर्माताओं ने अपनी मलयालम फिल्म धूमम का फर्स्ट लुक किया जारी। अपर्णा बालमुरली और फहाद फाजिल मुख्य भूमिकाओं में। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट किया हासिल। 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। मशहूर टीवी शो भाभी जी घर पर है की कास्ट में शामिल हुए अभिनेता इमरान नजीर खान मैडम सर और हमारी सिल्क बहू जैसे शोज में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं नजीर। फिल्म मदर टेरेसा एंड मी का पहला लुक हुआ जारी। कमल मुसाले के निर्देशन में बनी फिल्म 5 मई को होगी रिलीज। अभिनेता प्रणीत भट्ट ने कहा शो आशाओं का सवेरा धीरे धीरे में उनका किरदार छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण भी। इस शो में वो अमित की भूमिका निभा रहे हैं।
लॉर्ड कर्दन की हवेली के साथ डायरेक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत कर रहे एक्टर अंशुमन झा ने इस पूरी फिल्म को सिंगल 35mm लेंस से किया शूट। फिल्म में अर्जुन माथुर और रसिका दुग्गल मुख्य किरदार में। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति से कर रहे हैं वापसी। ये केबीसी का 15वां सीजन। फिल्म बैजू बावरा बना सकते हैं संजय लीला भंसाली। चर्चा है रणवीर और दीपिका की सुपरहिट जोड़ी कर सकती है इस फिल्म में अभिनय।